तो हेलो बच्चों, और सब ठीक ठाक है ना भाई। तो चलिए याद कीजिए, पिछले क्लासेस में हमने क्या देखा था भाई। पिछले क्लासेस में हमने देखा था कोणीय विक्षेपण। कोणीय विक्षेपण यानी एंगुलर डिस्पर्सन। भाई कोणीय विक्षेपण क्या बतलाता है? कोणीय विक्षेपण बतलाता है कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होके गुजरता है तो जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो स्पेक्ट्रम कितने कोण में फैला होता है। स्पेक्ट्रम जितने कोण में फैला होता है उस कोण को कहते हैं कोणीय विक्षेपण। याद रहेगा भाई। तो कोई पूछे कोणीय विक्षेपण की परिभाषा की क्या थी, तो आप सीधे सीधे कहिएगा, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो बैगनी रंग के विचलन कोण और लाल रंग के विचलन कोण में जो अंतर होता है उसको कोणीय विक्षेपण कहते हैं। वैसे आपको पता है ना कि जब भी प्रिज्म से होकर के सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरेगा तो लाल रंग में कम विचलन होता है और बैगनी में ज़्यादा विचलन होता है। तो बैगनी का विचलन कोण माइनस लाल का विचलन कोण यानी डेल्टा वॉयलेट माइनस डेल्टा रेड, इसी को कहते हैं कोणीय विक्षेपण। परिभाषा अंतिम बार बोल रहे हैं, याद रखना। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो बैगनी रंग के कोणीय विक्षेपण डेल्टा वॉयलेट और लाल रंग के कोणीय विक्षेपण डेल्टा रेड का अंतर कोणीय विक्षेपण कहलाता है। और कोणीय विक्षेपण को थीटा से डिनोट करते हैं। कोणीय विक्षेपण हमें यह बतलाता है कि स्पेक्ट्रम कितने एंगल में फैला हुआ है। तो भाई ये पिछले क्लासेस में पढ़ा था हमने। अब आज हम देखेंगे भाई वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण क्षमता यानी डिस्पर्सिव पावर। वर्ण विक्षेपण क्षमता को भाई ओमेगा से सूचित करते हैं। वर्ण विक्षेपण क्षमता डिस्पर्सिव पावर को हम ओमेगा से सूचित करते हैं। और ओमेगा किसके बराबर होता है? ओमेगा कोणीय विक्षेपण बटा पीले रंग में विचलन कोण का अनुपात है। तो याद रखिएगा, वर्ण विक्षेपण क्षमता किसको कहते हैं? जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो लाल और बैगनी रंग के कोणीय विक्षेपण थीटा और माध्य रंग यानी पीले रंग के विचलन कोण डेल्टा येलो के अनुपात को हम लोग वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। चलो ये बेहतर रहेगा हम पहले इसको समझें। अच्छा भाई, ये एक प्रिज्म है। इस प्रिज्म का प्रिज्म कोण कितना है? एंगल ऑफ प्रिज्म है ए, और प्रिज्म का ये आधार हो गया। अब बोलो, इस कांच के प्रिज्म पर हम वाइट लाइट यानी श्वेत प्रकाश डाल रहे हैं। जैसे ही इस प्रिज्म पर वाइट लाइट हम डालेंगे तो अगर ये प्रिज्म ना होता तो प्रकाश सीधे निकल जाता ना जी। ये प्रिज्म अगर नहीं होता तो वाइट लाइट सीधे निकल जाता। लेकिन इस प्रिज्म के चलते क्या होगा, ये वाइट लाइट जब यहाँ पे जाएगा तो 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाएगा, 7 कलर्स में बंट जाएगा। और इसमें सबसे ऊपर का कलर लाल होगा क्योंकि लाल में थोड़ा सा विचलन होगा भाई, और सबसे नीचे का कलर बैगनी होगा क्योंकि बैगनी में सबसे ज़्यादा विचलन होगा। ये लाल होगा, ये बैगनी होगा, और बीच का जो कलर होता है जिसको माध्य रंग कहते हैं, और बीच का रंग पीला होगा। बहुत अच्छा भाई। तो ये श्वेत प्रकाश आया तो 7 रंगों में बटा भाई। तो ये ऊपर का कलर रेड, बीच का कलर पीला और नीचे का कलर बैगनी। एक काम करते हैं भाई, समझदार आदमी तो जानता है कि ये जो भी स्पेक्ट्रम होता है एक खास एंगल में ही फैला होता है। तो रेड कलर को पीछे बढ़ा दें। अब इस पॉइंट से हम इसको मिला दें और फिर इस पॉइंट से इसको मिला दें तो भाई येलो कलर इधर चला गया होगा और भाई वॉयलेट कलर अपना इधर चला गया होगा ना जी। इससे पता चल गया क्यों? क्योंकि ये स्पेक्ट्रम जो 7 कलर्स हैं वो एक एंगल में ही होंगे, और भाई स्पेक्ट्रम जितने एंगल में फैला होगा उसी को कहते हैं कोणीय विक्षेपण थीटा ना जी। ये कोणीय विक्षेपण थीटा है। अच्छा, एक छोटा सा बात आप सभी को देख के बताओ। जैसे ओरिजिनल डायरेक्शन तो ये है, प्रकाश के जाने का ओरिजिनल डायरेक्शन ये है। अच्छा, ये इस लाल रंग को पीछे की ओर बढ़ाए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मिला है तो लाल रंग में ओरिजिनल डायरेक्शन से इतना विचलन आया, इतना विचलन कहेंगे तो ये लाल रंग का विचलन होगा डेल्टा रेड। बहुत अच्छा। अब पीले रंग को भी पीछे की ओर बढ़ाए हैं तो पीला रंग अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से
देखो तो इतना मुड़ा है थोड़ा ज़्यादा, तो पीले रंग में विचलन होगा डेल्टा येलो, और भाई वॉयलेट रंग इधर चला गया, वॉयलेट रंग को पीछे की ओर बढ़ाओगे, वॉयलेट रंग ओरिजिनल डायरेक्शन से इतना एंगल से मुड़ गया है, और बैगनी रंग में जो विचलन है सबसे ज़्यादा है डेल्टा वॉयलेट। तो भाई लाल में हल्का सा विचलन है, बैगनी में पीले में थोड़ा ज़्यादा है, और यहाँ पे देखो इस बैगनी में सबसे ज़्यादा विचलन है। इसमें हल्का ही है, इसमें ज़्यादा है, और बैगनी में सबसे ज़्यादा विचलन है। अच्छा भाई चलो, वर्ण विक्षेपण क्षमता, यहाँ तक तो आप समझ गए कि ये प्रिज्म है, इस प्रिज्म का प्रिज्म कोण ए है, इस प्रिज्म का ये बेस है। भाई इस प्रिज्म पर वाइट लाइट पड़ रहा है, अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, लाल रंग ऊपर रहेगा, पीला रंग बीच में रहेगा, माध्य रंग है, बैगनी रंग सबसे नीचे रहेगा। और हमें पता है ये कलर्स एक खास एंगल में होते हैं, मतलब कलर्स एक खास एंगल में फैले होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, कोणीय विक्षेपण। लाल रंग पीछे बढ़ा है, लाल रंग का विचलन डेल्टा रेड, पीले का डेल्टा येलो, बैगनी का डेल्टा वॉयलेट। तो भाई चलो, वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता किसको कहते हैं? कहता है कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो लाल और बैगनी रंग के, तो लाल और बैगनी रंग के कोणीय विक्षेपण, लाल और बैगनी रंग के कोणीय विक्षेपण यानी थीटा, तो लाल और बैगनी रंग के कोणीय विक्षेपण थीटा, और माध्य रंग यानी पीले रंग, और माध्य रंग के विचलन कोण, माध्य रंग का विचलन कोण है डेल्टा येलो का अनुपात ही वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाता है। तो भाई वर्ण विक्षेपण क्षमता किसको कहते हैं? जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो लाल और बैगनी रंग के कोणीय विक्षेपण, लाल और बैगनी रंग के कोणीय विक्षेपण थीटा, और माध्य रंग यानी बीच वाला रंग, माध्य रंग यानी पीले रंग के विचलन कोण डेल्टा येलो का अनुपात ही वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाता है। इसको ओमेगा से सूचित करते हैं। अच्छा भाई, हमको पता था कि ये थीटा, कोणीय विक्षेपण थीटा किसका बराबर होता है? थीटा बराबर होता है डेल्टा वॉयलेट माइनस डेल्टा रेड। तो थीटा कोणीय विक्षेपण हो जाएगा, कोणीय विक्षेपण थीटा बराबर डेल्टा वॉयलेट माइनस डेल्टा रेड बटा डेल्टा येलो। चलो ये तो समझ में आ गया हमको। अच्छा भाई, तो इसलिए कोई पूछे कोणीय विक्षेपण किसको, कोई पूछे वर्ण विक्षेपण क्षमता किसको कहते हैं, तो क्या कहिएगा? वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा किसको कहते हैं? कहिएगा जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म के अंदर प्रवेश करता है तो लाल और बैगनी रंग के कोणीय विक्षेपण, लाल और बैगनी रंग के कोणीय विक्षेपण यानी थीटा, लाल और बैगनी रंग के कोणीय विक्षेपण थीटा, और माध्य रंग यानी पीले रंग के विचलन कोण डेल्टा येलो का अनुपात ही डिस्पर्सिव पावर कहलाता है। तो ओमेगा बराबर थीटा बटा डेल्टा येलो, और थीटा इस कोणीय विक्षेपण थीटा का मान क्या होता है? थीटा बराबर क्या होता है भाई? थीटा बराबर डेल्टा वॉयलेट माइनस डेल्टा रेड। कल ही का देखें, डेल्टा वॉयलेट माइनस डेल्टा रेड बटा डेल्टा येलो। बहुत अच्छा भाई। अच्छा, ये विचलन कोण डेल्टा का सूत्र याद है? विचलन कोण डेल्टा बराबर होता है भाई म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो इसलिए वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर हो जाएगा डेल्टा नहीं डेल्टा वॉयलेट। डेल्टा वॉयलेट क्या होगा? डेल्टा नहीं, डेल्टा का सूत्र होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए, तो डेल्टा वॉयलेट हो जाएगा म्यू वॉयलेट माइनस 1 इंटू ए, तो डेल्टा वॉयलेट होगा भाई म्यू वॉयलेट माइनस 1 इंटू ए, माइनस तो माइनस, डेल्टा नहीं डेल्टा रेड, डेल्टा रेड कितना होगा? डेल्टा रेड बराबर होगा म्यू रेड माइनस 1 इंटू ए बटा डेल्टा येलो होगा म्यू येलो माइनस 1 इंटू ए। समझ रहे हो ना भाई? तो वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर हो गया ए कॉमन ले लेंगे, तो ए कॉमन हो गया भाई यहाँ पे म्यू वॉयलेट माइनस 1, ए कॉमन तो म्यू वॉयलेट माइनस 1 और माइनस म्यू रेड और माइनस माइनस प्लस 1 और बटा नीचे में क्या होगा भाई म्यू येलो माइनस 1 इंटू ए से ए कट जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 चला गया, तो वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड बटा म्यू येलो माइनस 1। तो भाई इक्वेशन ए और इक्वेशन बी, तो ये वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र है।
कोई पूछे प्रिज्म के लिए वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर क्या होता है, म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड बटा म्यू येलो -1। अच्छा भाई, म्यू वॉयलेट क्या है, प्रिज्म का बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक, म्यू रेड लाल रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक, म्यू येलो पीले रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक। याद रखिएगा भाई, कांच का ही अपवर्तनांक लाल, पीले, बैंगनी सब रंग के लिए अलग होता है। क्यों? क्योंकि अपवर्तनांक बराबर आप पढ़े हो, बिल्कुल ध्यान रखना। हम क्या कहें, कांच का अपवर्तनांक जो 3/2 कहते हो वो हमेशा पीले रंग का कहते हो, दूसरे का नहीं कहते हो, ठीक है। और याद रखिएगा, कांच का ही अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। कांच का अपवर्तनांक हर रंग के प्रकाश के लिए सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि कांच में लाइट की स्पीड अलग अलग, रंग की स्पीड क्या होती है, अलग अलग। और हम जानते हैं कि अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। और हमें पता है कांच के अंदर ही अलग अलग रंग के प्रकाश की चाल अलग हो गई, तो अगर अलग अलग रंग के प्रकाश की चाल अलग अलग हो गई तो अपवर्तनांक म्यू बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में, तो ये क्लियर है कि उस कांच का भी अपवर्तनांक अलग अलग रंग के लिए अलग अलग होगा। और याद रखिएगा, कांच का या किसी पदार्थ का अपवर्तनांक लाल रंग के लिए कम होता है। क्यों? लाल रंग के स्पीड ज़्यादा होती है, कम होता है, लेकिन किसी पदार्थ का अपवर्तनांक बैगनी रंग के प्रकाश के लिए ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और सबसे अच्छी बात ये याद रखो भाई, ये वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा से क्या पता चलता है। अगर किसी प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण क्षमता बहुत ज़्यादा होगा तो वो स्पेक्ट्रम को बहुत ज़्यादा फैला देगा और सातों कलर्स अलग अलग बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। कब? जब प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण क्षमता ज़्यादा रहेगा तब। अच्छा भाई, अगर कोई प्रिज्म है जिसका डिस्पर्सिव पावर अगर कम है, अगर प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर कम है तो ये प्रिज्म सभी कलर्स को पूरे बढ़िया तरह से फैलाएगा नहीं, सारे कलर्स मिक्सअप रहेंगे, अच्छे तरह से स्पष्ट रूप से नहीं दिख पाएंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि प्रिज्म ऐसा लें जिसका डिस्पर्सिव पावर ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे कि वो एकदम स्पष्ट स्पेक्ट्रम दिखाई दे सके उसके चलते, ठीक है। तो भाई इसके साथ वर्ण विक्षेपण क्षमता खत्म। तो चलिए भाई, अब देखते हैं अपना नया टॉपिक है भाई प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। भाई ये प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? याद रखो, जब भी प्रकाश किसी भी माध्यम से होकर के गुजरता है तो माध्यम के जो हवा के अणु या माध्यम के जो कण होते हैं आने वाले प्रकाश को पहले आंशिक रूप से सोखते हैं और सोखने के बाद से उसकी एनर्जी बढ़ जाती है तो फिर से अपनी एनर्जी घटाते हैं और सोखने के बाद कुछ देर के बाद से प्रकाश को, जो सोखे गए प्रकाश है, उसको बिखेर देते हैं। और लाइट जब बिखरता है इस घटना को ही स्कैटरिंग कहा जाता है। तो भाई स्कैटरिंग प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? भाई यहाँ पे एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये कोई माध्यम है, मान लो हवा ही है, यहाँ पे हवा के ये सारे अणु हैं, हवा के क्या हैं भाई? अणु है। जब भी प्रकाश किसी माध्यम से होके गुजरता है भाई, जब भी ये जो प्रकाश है किसी माध्यम से होके गुजरेगा, जब भी प्रकाश किसी माध्यम से होके गुजरता है तो माध्यम के जो कण हैं, जैसे ये माध्यम का ये कण क्या करता है, आने वाले प्रकाश को आंशिक रूप से थोड़ा सा अवशोषित करेगा तो इस वाले कण की एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जब एनर्जी बढ़ जाएगी तो कुछ देर के बाद से फिर से वो अपनी एनर्जी घटाना चाहेगा। घटाने के लिए जितनी एनर्जी लिया है वो एनर्जी छोड़ देगा, लेकिन ये एनर्जी एक डायरेक्शन से, इस दिशा से आकर के लिया है, लेकिन छोड़ेगा तो ये चारों ओर फैला करके छोड़ेगा, एनर्जी चारों ओर फैला देगा। यानी जो लाइट अवशोषित किया था उसको सभी दिशाओं में बिखेर देगा और यही बिखेरने की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का प्रकीर्णन। तो भाई यहाँ पे देखो, तो भाई फिर ये लाइट जब जा कर के यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे हवा का अणु है। अब क्या करेगा? ये प्रकाश जब आएगा तो ये हवा का अणु आने वाले प्रकाश को आंशिक रूप से सोखेगा और सोखने के बाद से फिर से क्या करेगा? ये इस प्रकाश को फिर से सभी दिशाओं में क्या करेगा? बिखेर देगा, सभी दिशाओं में बिखेर देगा। और प्रकाश को बिखेरना ही क्या कहलाता है भाई? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। उसी तरह बोलो भाई,
यहाँ पे ये वाला लाइट आ रहा है, जब यहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे माध्यम का जो अणु है जैसे ही इस वाले अणु पर आकर के पड़ेगा, इस पे भी पड़ेगा, इस पे भी पड़ेगा, ये यहाँ पे भी बिखरा होगा, यहाँ भी बिखरा होगा, जिस जिस अणु पर पड़ेगा वही हर जगह बिखरा होगा। तो जब ये प्रकाश आकर के इस वाले अणु पर पड़ेगा तो ये अणु क्या करेगा, आने वाले प्रकाश को आंशिक रूप से सोख लेगा, आंशिक रूप से अवशोषित करेगा और अवशोषित करने के बाद से उस प्रकाश को फिर से सभी दिशाओं में बिखेर के रख देगा। और यही बिखेरने की घटना को ही क्या कहते हैं भाई, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। तो भाई कोई पूछे प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, भाई प्रकाश का प्रकीर्णन किसको कहते हैं, तो सीधे बोलना कि जब प्रकाश किसी माध्यम से होकर के गुजरता है, जब प्रकाश किसी माध्यम से होकर के गुजरता है तो माध्यम के अणु आने वाले प्रकाश को आंशिक रूप से सोखते हैं और सोखने के बाद से फिर से सभी दिशाओं में बिखेर देते हैं और इस घटना को ही स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। भाई अब नीचे वाले फिगर में आ जाओ। नीचे वाले फिगर में हम अणु को थोड़ा बड़ा करके दिखाए हैं, ठीक है, इस हवा के अणु को बड़ा करके दिखाए हैं। अब बोलो तो भाई इस हवा के अणु पर लाइट आया एक डायरेक्शन से, प्रकाश तो एक दिशा से आया, और ये हवा का अणु क्या करेगा भाई, ये अणु जो है आने वाले प्रकाश को एक दिशा से अवशोषित करेगा। अच्छी बात है, ये अणु है, बड़ा दिखा दिया भाई, ये अणु क्या करेगा, आने वाले प्रकाश को सोखेगा। अच्छे, आने वाले प्रकाश को एक ही डायरेक्शन से अवशोषित कर रहा है, लेकिन बाद में ये क्या करेगा, इसको सोखने के बाद से जब इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी तो फिर से अपनी एनर्जी को घटाने के लिए ये प्रकाश को चारों तरफ बिखेर देगा। और देखने में तो यही आया ना कि ये प्रकाश एक डायरेक्शन से लिया और बिखेर दिया सभी दिशाओं में, और ये घटना क्या कहलाती है भाई, स्कैटरिंग के नाम से जाना जाता है। तो भाई याद रखना, जब भी प्रकाश किसी माध्यम से होकर गुजरता है तो माध्यम के अणु आने वाले प्रकाश को आंशिक रूप से अवशोषित करते हैं, सोख लेते हैं, और सोखने के बाद से उस प्रकाश को सभी दिशाओं में बिखेर देते हैं। इस घटना को ही स्कैटरिंग कहा जाता है। तो भाई इसके साथ स्कैटरिंग भी खत्म। तो चलिए भाई अब देखते हैं रैले के प्रकीर्णन का नियम। ये प्रकाश का प्रकीर्णन हमने तुरंत देखा। प्रकाश का प्रकीर्णन किसको कहते हैं, जब भी प्रकाश किसी माध्यम से होकर के गुजरता है तो माध्यम के अणु आने वाले प्रकाश को अवशोषित करते हैं, आंशिक रूप से अवशोषित करते हैं और अवशोषित करने के बाद से बिखेर देते हैं। इस घटना को ही स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा जाता है। भाई अब ये रैले के प्रकीर्णन का नियम क्या बताता है, रैले के प्रकीर्णन का नियम हमको बतलाता है कि प्रकीर्णित होने वाले लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, कितना बिखराव होगा, कितना स्कैटरिंग होगा, इसके बारे में जानकारी देता है। और भाई रैले के प्रकीर्णन का नियम कहता क्या है, रैले के प्रकीर्णन का नियम कहता है कि प्रकीर्णन की घटना में यानी स्कैटरिंग की घटना में स्कैटर्ड हुए लाइट की इंटेंसिटी, लाइट की तीव्रता यानी बिखरने वाले प्रकाश की जो इंटेंसिटी होती है यानी कितना बिखराव हुआ, तो कहता है प्रकीर्णन की घटना में, स्कैटरिंग की घटना में प्रकीर्णित होने वाले लाइट की जो इंटेंसिटी आई होती है वो उसके तरंगदैर्घ्य लैम्डा के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो भाई याद रखना, रैले के प्रकीर्णन का नियम कहता है कि स्कैटरिंग की घटना में स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी आई उसके तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी आई व्युत्क्रमानुपाती लैम्डा टू द पावर 4। तो भाई ये तो पता चल ही गया। अच्छा एक छोटी सी बात हम पूछेंगे, यहाँ पे आई क्या है, आई है इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग यानी बिखरने वाले लाइट की तीव्रता यानी लाइट का बिखराव। अच्छा एक छोटा सा बात बताओ भाई, अगर इंटेंसिटी आई लैम्डा के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती है, भाई व्युत्क्रमानुपाती है तो अगर जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा उसकी स्कैटरिंग, उसका बिखराव कम होगा, जिसका लैम्डा कम होगा उसका बिखराव ज़्यादा होगा। व्युत्क्रमानुपाती मतलब यही ना होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो चलो भाई, तुम्हें पता है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य लैम्डा 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य लैम्डा काफ़ी ज़्यादा होता है तो लाल रंग का बिखराव सबसे कम होगा। तो भाई याद रखना, हवा के अणु लाल रंग को बिखेर नहीं पाते हैं, लाल रंग आसानी से पास कर जाता है, लाल रंग को ये नहीं छितरा नहीं पाते हैं, बिखेर नहीं पाते हैं। क्यों जी, क्योंकि क्लियर है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य लैम्डा ज़्यादा होता है, लाल रंग का
लैम्डा ज़्यादा होगा तो उसका बिखराव सबसे कम होगा। या वॉयलेट, वॉयलेट यानी बैगनी या ब्लू। भाई बैगनी या ब्लू का अगर देखा जाए, बैगनी या ब्लू रंग का तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम, बैगनी या ब्लू का वेवलेंथ बहुत कम तो बिखराव सबसे ज़्यादा। तो भाई याद रखिएगा, जब बैगनी या ब्लू रंग किसी माध्यम से होकर के गुजरेगा ना, माध्यम से होकर बैगनी या ब्लू रंग गुजरेगा तो माध्यम के अणु क्या करते हैं, उस बैगनी या ब्लू रंग को लेके बिखेर देते हैं, छितरा देते हैं, चारों दिशा में छितरा देते हैं। यानी लाल रंग बिना बिखरे हुए, माध्यम के अणुओं से होकर के लाल रंग आसानी से बिना बिखरे हुए चला जाता है। लेकिन वही बैगनी या ब्लू रंग जब माध्यम से गुजरता है तो माध्यम के अणु बैगनी या ब्लू रंग को छितार देते हैं, बिखेर देते हैं। यही कारण है कि आकाश का रंग भी नीला दिखाई देता है। हम इसी पर देखेंगे, समझेंगे। भाई आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है जानते हो? क्योंकि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश आता है और हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में हवा के अणु बैगनी और ब्लू रंग के प्रकाश को हर जगह बिखेर देते हैं। लाल रंग नहीं बिखर पाता है, सब रंग छूट जाता है, नहीं बिखर पाता है, लेकिन बैगनी या ब्लू रंग बहुत ज़्यादा बिखर जाता है। इसीलिए आकाश में टोटल बैगनी या ब्लू रंग छितरा जाता है। और ब्लू रंग की मात्रा ज़्यादा होती है, बैगनी की कम होती है, तो ब्लू रंग पूरा आकाश में छितरा जाता है, बिखर जाता है। इसीलिए आकाश का रंग नीला दिखलाई देता है। चलो भाई, ये तो समझ में आ गया कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है तो उसका बिखराव कम होगा, और बैगनी का या ब्लू का तरंग दैर्घ्य कम है तो बिखराव ज़्यादा होगा। अच्छा भाई, ये भी जान लो कि आई तो आई समानुपाती हटाओ, बराबर दे दो, तो k बाई लैम्डा टू द पावर 4, आई बराबर k बाई लैम्डा टू द पावर 4। इक्वेशन नंबर 1, कांस्टेंट k दी दिए हैं भाई, आई बराबर k बाई लैम्डा टू द पावर 4। अब दो लाइट के बिखराव की बात करें तो I1 बाई I2, दो प्रकाश के बिखराव की तीव्रताओं का अनुपात I1 अनुपात I2। और I बराबर क्या होता है, k बाई लैम्डा टू द पावर 4, I1 हो जाएगा k बाई लैम्डा 1 टू द पावर 4 बटा I2 हो जाएगा k बाई लैम्डा टू द पावर 4। k कट जाएगा तो I1 बाई I2, I1 बाई I2 बराबर लैम्डा 2 ऊपर चला जाएगा भाई, लैम्डा 2 बटा लैम्डा 1 का होल पावर 4। तो भाई ये भी याद रखिएगा कि दो प्रकाश के इंटेंसिटी का जो अनुपात होता है या बिखराव का जो अनुपात होता है, स्कैटरिंग का जो अनुपात होता है, उसके तरंग दैर्घ्यों के व्युत्क्रम अनुपात के चतुर्थ घात के बराबर होता है। अच्छा भाई, एक नोट आप ये भी जान लो कि लाल रंग की अपेक्षा बैगनी या ब्लू रंग कितना गुना ज़्यादा बिखरता है, तो आई वॉयलेट बटा आई रेड, वॉयलेट नहीं, बैगनी रंग की मात्रा आकाश में, बैगनी रंग की मात्रा प्रकाश में बहुत ही कम होती है, ब्लू रंग की मात्रा ज़्यादा होती है। यानी ब्लू रंग का बिखराव लाल रंग के बिखराव की अपेक्षा कितना गुना ज़्यादा होता है, तो लगभग 10.5 गुना, लगभग 10.5 गुना। यानी भाई याद रखना, बैगनी रंग या ब्लू रंग जो होता है लाल रंग की अपेक्षा 10.5 गुना ज़्यादा बिखरता है। लाल रंग बिखरता है, बहुत हल्का बिखरता है, बहुत ना बराबर बिखरता है, ना बराबर उसका स्कैटरिंग होता है, लेकिन बैगनी या ब्लू रंग लाल रंग की अपेक्षा 10.5 गुना ज़्यादा बिखराव उसमें होता है। ठीक है, तो भाई ये याद रखिएगा। अच्छा भाई, चलिए इस पर अब हम एक क्वेश्चन बड़ा आसानी से कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, थियोरेटिकल क्वेश्चंस होंगे। चलो भाई, पहला क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों? भाई याद रखिए, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों? आप अपने असाइनमेंट में देखिए, आपका पहला ही क्वेश्चन है भाई, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों? भाई आप बताओ तो, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ हवा का घेरा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, वायुमंडल कहते हैं। ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ हवा का घेरा है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में क्या है, हवा के अणु मौजूद है ना जी। इस वायुमंडल में, इस एटमॉस्फेयर में भी हवा के अणु मौजूद हैं इस वायुमंडल में। तो भाई ये पृथ्वी के चारों तरफ हवा का घेरा है जिसको वायुमंडल कहते हैं। अब बोलो, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश,
क्वेश्चन यही है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों। हम जानते हैं कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, सूर्य का श्वेत प्रकाश हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो सूर्य के श्वेत प्रकाश में ऑलरेडी कितने कलर्स होते हैं भाई? सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं ऑलरेडी, और इसमें सबसे ज़्यादा तरंगधर लाल रंग का होता है और सबसे कम तरंगधर बैगनी या ब्लू रंग का होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। उसमें 7 रंग में सबसे ज़्यादा तरंगधर लाल रंग का होता है। लाल रंग का तरंगधर ज़्यादा होता है, तो लाल रंग जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वो बिखरता नहीं है, वो बिना बिखरे, क्यों, लाल रंग का बिखराव कम होगा तो वो बिना बिखरे आराम से पृथ्वी पर आ जाता है। लेकिन सूर्य के श्वेत प्रकाश में जो बैगनी या ब्लू रंग होता है, उस बैगनी या ब्लू रंग का तरंगधैर्य बहुत कम है, बैगनी और ब्लू रंग का तरंगधैर्य कम है। तो जब श्वेत प्रकाश घुसता है तो उसमें जो बैगनी और ब्लू रंग होता है उसका वेवलेंथ कम होने के कारण बैगनी या ब्लू रंग बहुत ज़्यादा बिखर जाता है। और बैगनी या ब्लू रंग अगर बहुत ज़्यादा बिखर जाएगा आकाश में तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा भाई? आकाश का रंग नीला दिखाई देगा। इसीलिए बैगनी या ब्लू रंग बहुत ज़्यादा बिखर जाता है और आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अच्छा भाई, तो आप कह सकते हो नहीं आकाश का रंग बैगनी दिखना चाहिए, लेकिन जानते हो सूर्य के श्वेत प्रकाश में बैगनी रंग की मात्रा बहुत कम होती है और नीले रंग की मात्रा ज़्यादा होती है। सूर्य के श्वेत प्रकाश में नीला रंग ज़्यादा है तो नीला रंग ही बिखरता है, और बैगनी रंग बहुत कम मात्रा में होता है, वो भी बिखरता है, लेकिन नीला बहुत ज़्यादा बिखर जाता है, जिससे आकाश का रंग क्या दिखाई देता है भाई? नीला। तो भाई क्वेश्चन यही आता है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों। तो आप कह सकते हो हम जानते हैं कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, और सूर्य के श्वेत प्रकाश में जो लाल रंग होता है उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, जिसके कारण उसका बिखराव सबसे कम होता है। और लाल रंग बिखरता नहीं है आकाश में हवा के अणुओं द्वारा, वायुमंडल में जो हवा के अणु हैं वो लाल रंग को बिखेर नहीं पाते हैं। लेकिन सूर्य के श्वेत प्रकाश में जो आसमानी या नीला, आसमानी नहीं तो सूर्य के श्वेत प्रकाश में जो बैगनी या नीला रंग होता है उसका वेवलेंथ बहुत कम होता है, और उसका वेवलेंथ कम होने से, नीले रंग का वेवलेंथ बहुत कम होने से हवा के अणु नीले रंग को बिखेर देते हैं और नीला रंग छितरा जाता है, आकाश में फैल जाता है। इसीलिए आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है भाई? नीला दिखाई देता है। यही कारण है आकाश नीला दिखाई देता है।